बैक टू माय चैनल। आई एम प्रत्युष एंड यू आर वाचिंग मैथ्स वर्ल्ड एरिना। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया था, तो आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होते क्या है, हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म। तो क्या पहले हम लेते हैं वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल ले लिया x और कांस्टेंट ले लेते हैं 4। तो ये 4x यानी कि एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये बन गया एक टर्म बन गया। और ये जब दोनों मिलके टर्म बन जाते हैं, फिर अब जैसे ये 4x प्लस 7 हमने इसमें एक कांस्टेंट प्लस कर दिया, तो अब ये प्लस 7 मिलके क्या बन गया, ये बन गया एक्सप्रेशंस, ये बन गया एक्सप्रेशन। यानी कि जब एक टर्म में हम कोई दूसरा टर्म, क्योंकि 7 भी एक टर्म है, यहाँ पे अगर हम 7y कर देते तो ये भी एक टर्म था। यानी कि जब दो टर्म को हम ऐड करते हैं या फिर किसी भी ऑपरेशन का यूज़ करके दो टर्म को हम एक साथ लाते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाता है। अब हमने क्या सीखा कि जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं तब एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाता है। जब टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन, तो ये हमने सीखा। और हमने क्या सीखा, टर्म्स क्या होती हैं, कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल को साथ में, या फिर अकेले वेरिएबल या फिर अकेले कांस्टेंट, ये होती हैं एक टर्म। तो अब हम जब टर्म्स को हम ऐड करते हैं, यानी कि 4x अगर हम प्लस 3 कर देंगे तो हम ये पा जाएंगे एक एक्सप्रेशन, x प्लस 7 कर देंगे तो पा जाएंगे एक्सप्रेशन, 7 प्लस y कर देंगे तो ये आ जाएगा एक एक्सप्रेशन। यानी कि टर्म्स आर बेसिकली एडेड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अब जैसे हमने देखा कि ये 4x ये एक हुआ टर्म हुआ, 7y ये एक टर्म हुआ। अब इस टर्म के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे अब ये 4x एक टर्म है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर हो गया 4, दूसरा फैक्टर हो गया x। इस टर्म के क्या हो जाएंगे, एक हो गया 7, एक हो गया y। तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक हम लेते हैं 9z²। तो अब इसके क्या टर्म होंगे, अरे फैक्टर्स होंगे। तो इसके फैक्टर्स होंगे, एक तो हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा z इंटू z। ये दो फैक्टर इसके हो जाएंगे इस टर्म के, यानी कि टर्म्स के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो टर्म्स मिलता है, टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तो अब हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं, ये होते हैं जैसे अब कोई एक टर्म है -2x³ y², ये एक टर्म है। अब हमें देखना है कि इसमें हमारे कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल फैक्टर। द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी, यानी कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर है इसी को हम या तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे या तो कोफिशिएंट कहेंगे। तो अब जैसे इस टर्म का कोफिशिएंट है -2। अब जैसे कोई भी टर्म हो, जैसे 5xy, इसका है 5 हो जाएगा कोफिशिएंट, और 2y³ इसका हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे यानी कि कोई भी टर्म में जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर है वो उस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम आते हैं अपने 4th टॉपिक पे। तो ये क्या है, ये है मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये होते क्या हैं। तो मोनोमियल्स, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। यानी कि अब जैसे कोई एक एक्सप्रेशन है 10xy, ये एक टर्म है, तो अब ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया मोनोमियल। कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है। अगर ये होता 10xy प्लस 2l, ये होता तो ये बन जाता बायनोमियल। यानी कि द एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, an expression which contain 2 terms are called binomials, and expression which contain 3 terms are called trinomials।
यानी कि एक टर्म्स जिस एक्सप्रेशन में हो उसको कहते हैं मोनोमियल, दो टर्म जिसमें हो उसको कहते हैं बाइनोमियल, और तीन टर्म जिसमें हो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल्स। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल तो यानी कि ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें आते हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा जो भी जितने भी टर्म्स होते हैं एक्सप्रेशन में, जितने भी एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, तो ये तीन भी पॉलिनोमियल्स के अंदर आते हैं। यानी कि तीन या तीन से कितने भी ज़्यादा टर्म्स एक एक्सप्रेशन में आए तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। लेकिन जिसमें एक पर्टिकुलर एक आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हम इसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। मतलब ये एक पॉलिनोमियल्स का एक ग्रुप है जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और 3 से ज़्यादा जिस एक्सप्रेशन में टर्म आते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कोई एक एक्सप्रेशन है 4xy + 2xy, ये एक हो गई हमारी एक्सप्रेशंस। अब जैसे ये हमारी एक्सप्रेशंस है, तो अब हम इसमें लाइक टर्म्स क्या है, यानी कि टर्म्स तो हमें पता है क्या होती है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स, अब जो टर्म्स जिसमें अलजेब्रिक फैक्टर्स यानी कि वेरिएबल फैक्टर सेम होते हैं, जैसे कि इसमें xy है, इसमें भी xy है, तो ये दोनों मानी जाएंगी लाइक टर्म्स। अब जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, 5y² x + 3xy², ये भी एक तरीके से लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें हमारे पास अलजेब्रिक फैक्टर्स हमें देखना है। इसमें हमारे पास एक y² है, एक x है, इसमें क्या है, y² है, x है। तो अब अगर हम बात करें कि अनलाइक टर्म्स क्या होती है, अब जैसे हो गया 5x + 2y, ये हो गई अनलाइक टर्म्स, बिकॉज इसमें कहीं से भी हमारे पास कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम फैक्टर नहीं है। इसमें x है, इसमें y है। अब जैसे हम ले लेते हैं एक यही वाली ले लेते हैं, बस इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब जैसे ये है 5y² x, तो हम ले लेते हैं 5yx² + 4y² x, ये हम ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें एक फैक्टर है y, एक है x², इसमें है y² है और इसमें x है, यानी कि दोनों में अलग अलग है, तो ये माने जाते हैं अनलाइक टर्म्स। ये माने जाते हैं अनलाइक टर्म्स। तो बेसिकली ये होता है जिसमें फैक्टर सेम हो, जिस एक्सप्रेशंस में टर्म्स की फैक्टर्स सेम हो, अलजेब्रिक फैक्टर्स, उसको कहते हैं लाइक टर्म्स। जिसमें अलजेब्रिक फैक्टर्स अलग हो, ये डिफरेंट हो, उसको कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने 6th टॉपिक पे, जो कि है एडिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब जैसे हम इससे क्या हम समझते हैं, तो अब हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि जो x + 3y, हम इसे ऐड कैसे करें, आएगा आंसर क्या। तो अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि 3y + 4y, ही सिर्फ ऐड हो सकती हैं। इसका आंसर आ जाएगा 7y। तो अब हम देखेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि अब इसमें हम एक्सप्रेशंस कैसे बनाएं और उसको सॉल्व कैसे करें। तो एक जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सरिता हैज सम मार्बल्स। तो सरिता हैज सम मार्बल्स, तो अगर हम उसके मार्बल्स जितने सरिता के पास हैं, अगर हम उसको x ले लें, जितने सरिता के पास मार्बल्स हैं, अगर हम उसको x ले लें, तो आगे दिया है अमीना हैज 10 मोर, यानी कि जो अमीना है उसके पास 10 मोर देन x, यानी कि सरिता, यानी कि अब और आगे दिया है Appu says that he has 3 more marbles than the number of marbles Sarita and Amina together have. How do you get the number of marble and Appu has?
तो अब हमारे पास दिया है कि जो अप्पू है उसके पास ये सरिता प्लस अमीना के पास जितना आ रहा है आंसर, यानी कि अब हमारे पास इसका सरिता का है एक्स मार्बल्स हैं सरिता के पास, इसको अभी हटा देते हैं। एक्स मार्बल्स हैं सरिता के पास, और एक्स में जब 10 मोर यानी कि 10 मोर एक्स प्लस 10 हम बना देंगे, एक्स प्लस 10 हमारी एक एक्सप्रेशन बन गई, इतने हैं अमीना के पास। और ये एक्स प्लस 10 का जो आंसर आएगा उसमें +3 किसके पास है, अप्पू के पास। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन चुकी है कि x प्लस 10, ये आ गया हमारे पास x प्लस 10 तो है अमीना के पास, +3 अप्पू के पास, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अप्पू के पास कितनी है, तो अप्पू के पास है इतनी। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व इसे हम कर सकते हैं जैसे कि जो पहले इसका आंसर आएगा x प्लस 10 का जो आंसर आएगा, अब जैसे यहाँ पे कोई हमको क्वांटिटी नहीं दी गई है कि इक्वल्स टू, अब जैसे हमें ये दिया होता x प्लस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू हमें 20 दे दिया होता, तो हम निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू आ जाती 7, क्योंकि 7 प्लस 10 17 प्लस 13 प्लस 3 इक्वल्स टू 20 होता है। तो अभी हमको यहाँ पे कोई भी, लेकिन अगर हमको वैल्यू दे देते तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहता, वो फिर इक्वेशन बन जाता, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल आ जाता है, यानी कि ये अब हमें इसको एक्सप्रेशन ही रखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन का आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि अब ऐड कैसे करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐड सिर्फ हो सकते हैं लाइक टर्म्स ही सिर्फ ऐड हो सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास दिया है एक क्वेश्चन 3xy प्लस 4xy, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 3 + 4 होता है 7 और xy। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम एक बार देखेंगे कि जब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हम करते हैं तो अगर हमारे पास एक कोई कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, जैसे हमारे पास आ जाता है 3x प्लस 11 प्लस ये एक टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है, प्लस हमें करना है 5x माइनस 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे 3x प्लस 5x कर देंगे यानी कि 8x, फिर प्लस 11 माइनस 3 यानी कि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम प्लस 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8x प्लस 8, इस इक्वेशन का आंसर आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो अब देखते हैं, अगर हमको अगर वैल्यू दी गई हो, यानी कि x की वैल्यू अगर हमको 2 दी गई हो, तो हम सॉल्व करके देखेंगे, यानी कि 3x यानी कि 6, 3 × 2 6 प्लस 11 प्लस 5 × 2 यानी कि 10 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 8 × 2 16 प्लस 24 अरे प्लस 8, यानी कि 6 प्लस 11 होता है 17 और प्लस 10 होता है 27 माइनस 3 होता है 24 और 16 प्लस 8 होता है 24, यानी कि ये हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। तो ये एक हमारा एग्जांपल था जब हमें एक कोई कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल मिलता है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि 7th टॉपिक है, वो है फार्मूलाज एंड रूल्स। तो हमारे कई सारे जो मतलब टर्म्स हैं अरे वेरिएबल्स हैं वो कई जगह फार्मूला में यूज होते हैं, जैसे कि पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की हम बात करें तो फिर हमारे पास आता है इसका लेंथ और सम ऑफ ऑल साइड्स, और ये ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती है 3, यानी कि हमारे पास आता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 साइड होती हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में अगर हम वेरिएबल यूज़ करें तो आएगा 3, हम जैसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे लेंथ है तो हम इसको L ले सकते हैं, यानी कि 3L। अब जैसे ट्राइंगल की अगर मान लीजिए आप लेंथ है 3 सेंटीमीटर एक साइड की, तो हम क्या करेंगे उसको 3 + 3 + 3 9 आएगा।
या अगर हम इसको फिर शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 3L, यानी कि 3 इंटू एल की वैल्यू हमने कितनी लिखी 3, यानी कि 3 इंटू 3, बात वही हो गई, लेकिन हमने इसको क्या किया, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, ये हमने थोड़ा लॉन्ग लिख दिया। तो ये तो बात हुई पेरीमीटर में। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें कि पेंटागन होता है 5 साइड वाला, तो उसमें हम लिखते हैं 5L। 5L क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसमें 5 साइड्स होती है और L हमारा एक हिडन क्वांटिटी होती है जो कि हमें निकालनी होती है या फिर क्वेश्चन में दी होती है। तो अगर हमें ये दिया है, और इसकी हमें दी है 3 सेंटीमीटर, इसकी भी दी है, तो 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तो 3 6 9 12 15, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये तो बात हुई पेरीमीटर की। करें एरिया की, तो एरिया में जैसे हम ट्राइंगल का अगर एग्जांपल लें तो ट्राइंगल का होता है बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारे ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाई 2। तो इसको बुक में भी हम देखते हैं कि दिया होता है BH/2, यानी कि बेस इंटू हाइट बाई 2, तो ये दिया होता है। तो एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का हमको एरिया निकालना हो, तो अगर L हम ले लें उसकी लेंथ, तो हमारा एरिया आ जाएगा स्क्वायर। तो ऐसे ही हमारे कई सारे पेरीमीटर और एरिया जो फॉर्मूला होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, एल भी एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे भी ऐसे यूज़ होता है। पेरीमीटर है उसका, तो वहाँ पे होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पे भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। तो ऐसे ही फॉर्मूला में यूज़ होता है। अगर हम बात करें रूल्स की, तो चलिए अब देखते हैं कि रूल्स में कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। अब आइए, अब हमने देखा पहले फॉर्मूलाज देख लिए, अब हम रूल्स देखेंगे। तो रूल्स बेसिकली ज़्यादातर नंबर पैटर्न के लिए यूज़ होते हैं। अब जैसे नंबर पैटर्न के लिए कैसे यूज़ होंगे, अब जैसे हमने एक शेप ले लेते हैं, ये हमने एक शेप ले लिया, तो ये एक स्क्वायर टाइप शेप हमने लिया है। इसमें अब कितनी लाइन सेगमेंट्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 लाइन सेगमेंट्स है। तो अब हम इसे रूल्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख लेंगे 3n + 1 = 4, क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब 3n क्या, n हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, n एक वेरिएबल है जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ शेप्स के लिए। नंबर ऑफ शेप्स, यहाँ पे कितनी शेप्स है, एक शेप है, एक स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू 1 + 1 = 4। अब जैसे ही, अब अगर हम यहाँ पे एक शेप बढ़ा देते हैं, तो एक ऐसे 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 हमने एक शेप बढ़ा दी, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सेम 3n + 1 = लेकिन अब हम ये हमारा ये 4 था एक शेप में, अब ये चेंज हो जाएगा, कितनी ऐड हो गई, 1 2 3, यानी कि 7। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा n किस लिए स्टैंड कर रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ शेप्स के लिए। अब यहाँ पे 2 शेप्स हो गई, तो यानी कि 3 इंटू n, यानी कि 3 इंटू 2, क्योंकि n जो है 2 शेप्स के लिए है, तो 3 इंटू 2 + 1 = 7, 3 इंटू 2 6 होता है, + 1 7 होता है। तो यही है बेसिकली रूल्स में जो यूज़ होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दिया है। इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स थे आज हमने कवर किए हैं, तो अगले वीडियो में हम देखें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।